देखो बच्चों, कल हमने देखे थे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका मास है, जैसे एक ऑब्जेक्ट इसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square। फिर प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए हमने क्या लगाए थे, कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू थी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की हमने बातें देखे थे कि एक ऐसी फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू मासेस। दूसरा एक कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तीसरा ये क्या बनाती है, एक्शन रिएक्शन पेयर, दो ऑब्जेक्ट के बीच में की फोर्स तीसरे ऑब्जेक्ट के आने से चेंज नहीं होती, दो ऑब्जेक्ट के बीच में की फोर्स इनके बीच में मीडियम के चेंज होने से चेंज नहीं होती। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट की साइज को कम ज्यादा कर दूं, इनका नेचर कम ज्यादा कर दूं, साइज कम ज्यादा कर दूं या नेचर कम ज्यादा कर दूं या दोनों ही कम ज्यादा कर दूं, लेकिन अगर दोनों के मास का प्रोडक्ट और इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये फोर्स ना ही नेचर पे डिपेंड करेंगी और ना ही इनकी साइज पे डिपेंड करेंगी। हम यहाँ तक कर चुके थे। फिर हम इसके पहले केपलर के नियम पढ़े थे कि जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, इलिप्स में दो फोसाई रहते हैं, एक फोसाई में सन है, हाँ बरोबर। दूसरा लॉ था उसका, प्लैनेट स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो अगर इस सिद्धांत का मैं यूज करूं तो जब प्लैनेट सन से दूर है उसकी स्पीड कम हो जाती, कौन सी स्पीड, लीनियर, और ये जब नजदीक है तो लीनियर स्पीड बढ़ जाती है। तीसरा हमको बोलता है उसका टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सटेंशन। उसका प्रूफ हम लोग आगे करेंगे। अब देखो बेटा, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से कुछ कंसेप्ट रोटेशनल के आते हैं, यहाँ से कुछ कंसेप्ट रोटेशनल के आते हैं, तो हम टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे, हम उसको कराएंगे। मैं कुछ तुम लोग को रोटेशन से काम याद दिलाता। सबसे पहले ये चीज बेटा, टॉर्क, इसको डिनोट करते हैं हम लोग टाउ से, कैसे डिनोट करते हैं। अब टॉर्क होता है बेटा R क्रॉस F। क्या होता है, सब बता रहा हूँ, पूरे फिजिक्स में मैंने तुमको बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में F पहले आता है तो उसको बाद में लिखना है। सुना, आराम से सुन, घाई बिल्कुल भी नहीं है अपनों को। हाँ भाई, तो सुन, ये समझाने के लिए मैं तेको एक बात बताता कि टॉर्क और फोर्स, टॉर्क और फोर्स दोनों में एनालॉजी है, दोनों में एनालॉजी का मतलब जो काम फोर्स लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन में करती, वही काम टॉर्क रोटेशनल मोशन में करता। रोटेशनल मोशन तो सबको समझता ना, फैन जो मोशन कर रही हो कौन सा मोशन है, रोटेशनल। धरती जो मोशन कर रही हो कौन सा मोशन है, तो रोटेशनल मोशन सबको समझता ना। तो जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करती, वही काम टॉर्क लीनियर रोटेशनल मोशन में करता। तो भाई टॉर्क क्या, फोर्स क्या करती है बेटा लीनियर मोशन में, फोर्स रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाती, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रुकाती, उसकी स्पीड को कम ज्यादा करती। तो बेटा रोटेशन भी वही, टॉर्क भी वही काम रोटेशन मोशन में करता, रुके हुए ऑब्जेक्ट को घुमाता, घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रुकाता, घूमते हुए ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड को कम करेगा ज्यादा करेगा। तो टॉर्क और फोर्स में लोग समझ में, जो काम फोर्स का लीनियर मोशन में है वही काम टॉर्क का रोटेशनल मोशन में। क्या काम है टॉर्क का, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लग रहा मतलब रुका हुआ ऑब्जेक्ट घूमने लग जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा तो घूमता हुआ ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से घूम रहा और दूसरे डायरेक्शन में टॉर्क लगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो उसकी स्पीड, क्या क्लियर है। अब टॉर्क होता R क्रॉस F, और मेरे भाई देखो इतना नॉलेज तो है कि R क्रॉस F यानी R का मैग्नीट्यूड F
का मैग्नीट्यूड साइन दोनों के बीच का एंगल और यहाँ पे एंगल क्लियर है। और इस एंड कैप का डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। और मैं अभी तुमको एक दूसरा तरीका और सिखा दूंगा, ठीक है बेटा। अब सुन, टॉर्क का कैलकुलेशन कैसा होता है। जैसा बेटा तेरे साइकिल का हैंडल है, इतना अच्छी ड्राइंग तो नहीं बना पा रहा मैं, ये तेरा साइकिल का हैंडल है मेरे भाई, यहाँ बीच में नट लगा है क्या नहीं। अब तेरे को टर्न लेना है, तो तू ये तो नहीं बोलेगा हैंडल घूम जा और वो घूम जाएगा, कोई एलेक्सा तो नहीं है, तेरे को उसको ताकत लगा के सब घुमाना पड़ेगा। मतलब जैसा अगर मेरे को इधर टर्न लेना है तो मैं ये हाथ को ऐसा करूंगा और ये हाथ को ऐसा, इधर टर्न लेना है तो फिर मैं ये हाथ को ऐसा करूंगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर इधर टर्न लेना है मेरे को इधर, तो मैं ये हैंडल है इसको ताकत ऐसे लगाऊंगा, ठीक है कि नहीं। मैंने याले पोर्शन पे फोर्स ऐसा लगाऊंगा और याले पोर्शन पे फोर्स ऐसा लगाऊंगा, क्या भाई क्लियर है। सपोज ये F1 ये F2, अब बेटा F1 और F2 दोनों सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, F1 और F2 दोनों सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे भाई। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो बेटा ये फोर्सेस कैसे है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऐसी फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कपल। क्या बोलते हैं, कपल। यहाँ पे क्या बनेगा, कपल बनेगा, ये दोनों फोर्सेस क्या बना देंगे, कपल। भाई इस हैंडल पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। नेट फोर्स क्या है, जीरो। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन देखिए दोनों फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे। अगर ऐसा सिचुएशन होता कि तेरा हैंडल है, तेरे को टर्न लेना है, तू इधर फोर्स लगा रहा और तेरा दोस्त उतना ही फोर्स बोल रहा मत जा, रुक जा भाई रुक जा, उतना ही फोर्स इधर लगा रहा, तो यार सिचुएशन में भी नेट फोर्स क्या होता था, लेकिन क्या हैंडल घूमता था, हैंडल घूमता था नहीं भाई, बिल्कुल हैंडल नहीं घूमता था। जब तू ऐसा ही फोर्स लगा रहा, दोनों ही फोर्स सेम है लेकिन तू अलग अलग पॉइंट पे लगा रहा, तो ये चीज क्या करेंगे, घूमना चालू कर देंगे, क्या क्लियर। यार सिचुएशन में नेट फोर्स जीरो, इसमें भी नेट फोर्स जीरो, इसमें नेट टॉर्क भी जीरो है, इसमें नेट टॉर्क भी जीरो, लेकिन यहाँ पर नेट टॉर्क जीरो नहीं है क्योंकि यहाँ चीज क्या हो रही, रोटेट हो रही, यानी यहाँ कुछ ना कुछ टॉर्क है। अब टॉर्क तू कैसा निकालेगा, अब तू टॉर्क कैसा निकालेगा, दो फोर्स है, कितनी फोर्स है, दो। भाई मेरे बोल कितनी फोर्स है, दो। तू बोलेगा तो मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो टॉर्क भी कितने आएंगे, दो। और जो टोटल टॉर्क है वो कैसा आएगा, दोनों टॉर्क को प्लस करके, और टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है, तो प्लीज हाँ। अब देख R क्रॉस F, अब ये जो हैंडल है किसके अबाउट रोटेट कर रहा, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा। तो देख बेटा इस पॉइंट से एक लाइन बना या एक वेक्टर बना जो किसके तरफ है, फोर्स के तरफ, ये हो गया तेरा R क्या समझ में आया, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा वहां पे वेक्टर बने। क्या यहाँ पे ये R है, मेरे भाई बोल समझ रहा है नहीं। अब सुन बता टॉर्क वन कितना रहेगा, तो टॉर्क क्या था, R, क्या भाई R आरी है, R आरी है, फोर्स कितनी है F1 और F2 क्या दोनों सेम है, तो मैं F1 F2 की जगह पे क्या लिख लेता, F, क्या सही लिखा, थीटा कितना है 90। अब बच्चा होता है कि भैया एंगल का आश्चर्य है, जैसे दोनों वेक्टर डाइवर्ज हो रही है तो ये तो कॉन्वर्ज हो रही है, आपने गलत दी, तो कोई बात नहीं बेटा तू सही बोल रहा है, ये ले
अभी भी एंगल कितना है 90, लेकिन सही कंसेप्ट याद है, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये तूने लिख लिया आगे साइन थीटा। अब एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकालेगा, तो अपना राइट हैंड है, अपना राइट हैंड है, ये पोर्शन, ये कैमरे में ये पोर्शन आर के अलाउ होना, ये पोर्शन और तेरी फिंगर आर के डायरेक्शन में होना, और तेरी फिंगर आर के डायरेक्शन में। क्या सही रखा मैंने? क्या सही रखा? अब उंगलियों को घुमाना है, किसको घुमाना है? उंगलियों को किसके डायरेक्शन में? फोर्स के। फोर्स कहाँ पे? ऊपर, तो उंगलियां कहाँ घूमनी चाहिए? ऊपर। तो थंब कहाँ पे आ रहा? बाहर। थंब कहाँ पे आ रहा? तो ये कैसा घुमा रहा है इसको? क्लॉकवाइज। कैसा घुमा रहा? क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, पक्का? क्लॉकवाइज। चल टॉप टू बोल। आर एफ साइन थीटा, थीटा अगेन कितना है 90, हाँ या ना? बोल क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? तो भाई फिर पहला भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही था। अरे पहला भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही था ना, तुम्हें ध्यान नहीं? अरे एंटी क्लॉकवाइज है ना, समझा? दूसरा भी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। क्या ठीक है मेरे भाई? क्या भाई बात समझ में आई? देख डायरेक्शन के लिए ये जो अपना ये है किसके डायरेक्शन में होना, ये सॉरी किसके अलावा होना? आर के। और फिंगर कहाँ पे पॉइंट करना चाहिए? आर के अलावा। ये भाई ये साइड होना किसके अलावा? आर के, और फिंगर पॉइंट करना चाहिए आर के डायरेक्शन में। और फिर फोर्स अगर ऊपर है तो अपनी फिंगर को ऊपर घुमा, नीचे है तो देख ये आर के अलावा में था, और फिंगर देख आर के डायरेक्शन में है कि नहीं? और फोर्स कहाँ पे? ऊपर, फिंगर को ऊपर घुमा। कैसा आया? एंटी क्लॉकवाइज। टॉप टू बोल, ये डिस्टेंस कितना है? आर। फोर्स कितनी है? F2। F2 किसके ऊपर है? F के। दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90। साइन 90 कितना होता है? 1। क्या भाई सही रखा मैंने मेरा हाथ? हाथ के अलावा फिंगर वो देख डायरेक्शन उधर है, तो फिंगर भी कहाँ पे होना? उधर। अब भाई फोर्स कहाँ पे? नीचे। कैसा घुमा रहा? एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता तो यानी भी एंटी क्लॉकवाइज क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो टोटल टॉर्क हो जाएगा आर एफ प्लस आर एफ, यानी कि 2RF। और कैसा रहेगा? ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो इनका रिजल्टेंट भी हाँ या ना? क्या टॉर्क की कहानी समझ में आई? यहाँ पे ये बताइए फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, F1 और F2 दोनों सेम है। टॉर्क कौन कितना है बोल? बहुत बढ़िया। ये सपोज R है तो RF है कि नहीं? लेकिन ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये F2 के कारण RF, लेकिन ये कैसा है? क्लॉकवाइज। देखना भाई, तो भाई जितना एंटी क्लॉकवाइज है उतना ही क्लॉकवाइज है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। इसके लिए नेट टॉर्क 0। क्या भाई क्लियर है? पक्का? ये कैसा है बेटा? रोटेशनल का कंसेप्ट है, लेकिन इसमें आ रहा तो हमारा काम करना है। अब एक और बात बेटा, हमने स्प्रिंग फोर्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? जैसे स्प्रिंग है, अगर मैं इसको, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, सपोज मैंने इसको x से क्या कर दिया? इलोंगेट कर दिया, तो यहाँ पे हमको एक नई फोर्स दिखाई देती थी जो कि FSP स्प्रिंग फोर्स, जो कि क्या होती थी? kx, ये मैग्नीट्यूड है। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो x और FSP दोनों कैसे होते थे? अपोजिट डायरेक्शन में। x हमेशा कहां से गिना जाता था? नेचुरल लेंथ से। वर्क एनर्जी में तो नेचुरल लेंथ से। SHM में अलग करेंगे।
ठीक है, याद है तुमको? वैसे ही बेटा हम लोग एक नवा फोर्स पढ़ने वाले हैं। देख सुन, जैसे कि सपोज ये तेरी वायर है, ये वायर है या रॉड है ऐसे तेरी भाई, ठीक है, इसका एक एंड मैंने फिक्स किया, एक एंड फिक्स किया और दूसरे एंड के ऊपर मैंने यहाँ थोड़ा मास लगाया ताकि मैं इसको भाई होल्ड कर सकूं, ऐसे मास लगाया। और अब इस मास को पकड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, ऐसा रॉड ऐसा रखा मैंने, ऊपर का एंड फिक्स और नीचे का एंड को ऐसा घुमा रहा, तो ऐसा पेच आना चालू हो जाएंगे, इसमें पेच आना चालू हो कि नहीं है? तो भाई जैसा हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग को जब इलोंगेट या कॉम्प्रेस करते थे तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स आता था, यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, क्या आएगा, एफ आर इज दी सॉरी टाउ आर, ये रहेगा तेरा रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग का मतलब ये कोशिश करेगा कि जितना तूने इसको घुमा दिया, जैसे 1-2 डिग्री जो भी तूने घुमाया है, इसको वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेकर आ जाए, है कि नहीं? अगर ऐसा ना रहे तो फिर तो हम तो घुमाते जाएंगे, हम तो घुमाते जाएंगे इतना मस्त घुमा ले शानदार, लेकिन ऐसा होता है रॉड में थोड़ा सा घुमा सकता है उसके बाद भाई तू घुमा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो तेरा टॉर्क है और जो उसके अंदर टॉर्क है, दोनों टॉर्क क्या हो गए, सेम हो गए। जैसे आप स्प्रिंग को लगातार खींच छोड़ सकते थे, एक मस्त खींच रहे थे, एक पॉइंट पे आके हम लोग क्या कहते हैं, रुक जाएंगे, क्योंकि आप मेरी ताकत और स्प्रिंग की ताकत क्या होगी, सेम, तो वैसे हम इसको घुमाते नहीं जाएंगे, एक पॉइंट पे आके हम घुमा रहे, घूम नहीं रहा, क्यों? क्योंकि अब जो मैं टॉर्क लगा रहा और जो इसके अंदर का रिस्टोरिंग टॉर्क है, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। क्लियर? बिल्कुल ऐसी चीज कहानी। अब ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, इसका मैग्नीट्यूड रहता है बेटा k थीटा। जैसे यहाँ पे इसको क्या करता था, x लेंथ से कंप्रेस करता था, यानी x क्या था, चेंज इन लेंथ था, वैसे ये थीटा है, तुमने इसको कितना घुमाया, क्या भाई क्लियर है? जैसा तो यहाँ पे इसको जितना इलोंगेट करता था उतना एफएक्स बढ़ता था, वैसा तो इसको यहाँ पे जितना घुमाएगा उतना रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ते रहेगा। ये क्या था तेरा स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये क्या होता था, अगर मैं इसको 1 कर दूं तो k और fx भी सेम हो जाता था, यानी स्प्रिंग को 1 मीटर से इलोंगेट या कॉम्प्रेस करने के लिए जो हमको क्या लगती, फोर्स लगती, जो हमको क्या लगती, फोर्स लगती, वो फोर्स इसके बराबर होती स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होती। भाई समझ आएगा, नहीं समझ आएगा कि ज्यादा तेज हो जा रहा, पक्का ना? तुम रिस्पॉन्स करो, अगर तुम बोलेंगे स्लो तो मैं स्लो भी पढ़ा सकता हूं, और अगर और बोलेंगे और तेज तुम्हारे ऊपर। यहाँ पे k होता टॉर्सनल कांस्टेंट, क्या होता, टॉर्सनल कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे दो फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक स्प्रिंग की फोर्स, यहाँ पे भी दो टॉर्क है, एक एक्सटर्नल टॉर्क और एक रिस्टोरिंग टॉर्क, है कि नहीं? तो अगर मैं थीटा को 1 कर दूं, अगर मैं थीटा को 1 डिग्री कर दूं तो बेटा फिर जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा, टॉर्सनल कांस्टेंट के बराबर। यानी कोई भी मटेरियल को 1 डिग्री से घुमाने के लिए जितना देखो टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क किसके बराबर है, टॉर्सनल कांस्टेंट। और जब तू इंजीनियरिंग में जाएगा, तेरे पास जैसे लॉग बुक आती है ना कुछ पन्नों की, तेरे पास एक डाटा बुक आई इतनी मोटी और इतनी बड़ी, वो डाटा बुक में देखो हर मटेरियल का स्प्रिंग कांस्टेंट, हर मटेरियल का टॉर्सनल कांस्टेंट, जैसा कॉलम बनाता है कि ये टेंपरेचर, ये लेंथ, ये टेंपरेचर पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट सब लिखा है डाटा बुक। तो उसके लिए हमको फिक्र नहीं करना है, ये लोगों ने बेचारे हमारे लिए सब काम करके गए, ये सब नॉन क्वांटिटी। क्या भाई यहाँ तक बात समझ में आई? पक्का? पूरी चर्चा समझ में आ गई? रुको अब मैं देखता हूँ बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया ना? ये अभी इस पे हमारा डिस्कशन है। क्या डिस्कशन है? जैसा हमने यहाँ पे स्टील वायर लिए, दो टॉर्क है, एक्सटर्नल एक रिस्टोरिंग, स्टार्टिंग में रिस्टोरिंग है नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल टॉर्क है, तो इसके लिए क्या होगा, घूमेगा। अब जैसे भी घूमेगा तो थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ेगा,
अब बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आया कि जब रिस्टोरिंग टॉर्क और एक्सटर्नल टॉर्क क्या यहीं से तो घूमने वाला और टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला R क्रॉस F। मेरे भाई क्लियर है? रफ करूं? अगर कुछ छूट भी गया तो घर को जाके वीडियो को रुकाना आराम से वहां से देख लेना। लिखने तो इसलिए बोलता हूं मैं कि लिखने से ना चीजें याद होती हैं, तो मैं तुमको ये भी बोल दूं कि भाई घर को उसको वीडियो को रुका के लिख लेना, लेकिन क्या अगर लिखने से ना बहुत सारी चीजें समझ में भी आती और वो मेमोराइज भी हो जाती है। चलो अब बेटा देखो, हमने कल देखे थे कि जी की वैल्यू कितनी आई थी? 6. यूनिट क्या था बोल भाई? ये वैल्यू निकाला था हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। अब हमको उसका वो एक्सपेरिमेंट देखना है कि उसने वैल्यू कैसे निकाला था, ठीक है। अब सुन भाई जरा ध्यान से, उसने क्या किया, एक लाइट बार लिया। क्या लिया है? लाइट बार। इस लाइट बार के दोनों एंड पे उसने क्या किया, छोटे छोटे मास अटैच किया। यानी एंड पे एक मास अटैच किया और यानी एंड के ऊपर एक मास अटैच किया, ठीक है। ये भाई तेरे मैं लिख देता ताकि तेरे को याद रहे। स्मॉल लेड स्फीयर्स, स्मॉल लेड स्फीयर। और ये कैसे बेटा? लाइट बार है। ये क्या है? लाइट बार। और इस लाइट बार की लेंथ है d। इस लाइट बार की लेंथ है d, ठीक है। अब उसने इस लाइट बार के सेंटर को मार्क किया कि ये सेंटर है, ठीक है। अब इसको सेंटर से क्या किया इसने, एक वायर की मदद से, ये वायर है, वायर की मदद से क्या किया, एक रिजिड सपोर्ट से टांगा दिया। क्या सेटअप समझ में आया? अब भाई ने क्या किया, दो मास लिया। क्या किया? दो मास लिया। हमने बोले कि लीड मास का मास है स्मॉल है, इनका मास स्मॉल है। अब इसने दो मास लिया, देख इसका मास है कैपिटल M और इसका मास है कैपिटल M। कैसा लगा आपसे समझ में आया? जैसे ये रॉड थी तो एक मास को इधर रखा, लीड के इधर सामने, और दूसरे को इधर। समझे भाई? समझे कि नहीं समझे? ये जैसे हमारी क्या है, लाइट बार है, एक मास इधर सामने, एक मास अपोजिट में पीछे। तो भाई देख, ये मास के इस मास को अट्रैक्ट करेगा तो क्या इसमें फोर्स इधर लगेगी, यानी जो इधर वाला मास है इसको अट्रैक्ट करेगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगी। मेरे बोलने का मतलब एक मास इधर था, एक मास इधर था, इस पे फोर्स कहां पे लगी? इधर। इस पे फोर्स कहां पे लगी? इधर। तो क्या ये रोटेट होगा? जैसे साइकिल का हैंडल था, साइकिल के हैंडल में एक फोर्स अंदर, एक फोर्स बाहर, तो ये रॉड पे भी देखना, इधर से फोर्स अंदर, इधर से फोर्स बाहर, तो क्या रोटेट होगा? बिल्कुल। यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगी पिक्चर में और यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगी पिक्चर में। ये फोर्स कितनी रहेगी बोल भाई? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसके बीच में? कि स्मॉल m और कैपिटल M। तो ये क्या हो जाएंगी? G M M, G M M, है कि नहीं बेटा? पक्का? और ये डिस्टेंस को हमने बोले L। फिर टेक्स्ट बुक में शायद ये L है, ये L है और टेक्स्ट बुक में ये D है, तो टेक्स्ट बुक के कन्वेंशन यूज करते हैं। तो देख, दोनों मासेस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? D। तो नीचे D स्क्वायर। क्या सही लिख दिया बेटा मैंने? अरे बेटा सिंबल में टेक्स्ट बुक की यूज किया, इसके लिए इसको चेंज कर दिया, रॉड की लेंथ को L लिया और ये डिस्टेंस को D लिया, और यहाँ पे भी ये डिस्टेंस क्या है? D है। क्या भाई क्लियर है? तो क्या रोटेट होंगे? क्या ऐसे रोटेट होना चालू नहीं? तो क्या भाई ऐसा समझ अभी कि ये मेरी जो फिंगर है ये कौन है? वायर है। अब रॉड घूमना चालू हुई तो क्या रॉड के साथ मेरी फिंगर भी घूमेंगी? फिंगर्स को अटैच है, मैंने फेविक्विक से इसको चिपका दिया, तो क्या मेरी फिंगर भी रॉड के साथ घूमेंगे? यानी वायर भी क्या होगा? घूमेगा। यानी वायर में क्या आएगा? ट्विस्ट आएगा, पेच आएगा। तो क्या इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा?
क्या इसमें स्टार्टिंग के अंदर ये जो एक्सटर्नल टॉर्क था, इन फोर्सेस के कारण जो टॉर्क बन रहा था, इन फोर्सेस के कारण जो टॉर्क बन रहा था, बोल कितना टॉर्क बन रहा था? हाँ, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है L/2। तो बोल इसके कारण कितना टॉर्क बनेगा? L/2 F। थीटा कितना है? 90। और कैसा घुमाएगा ये? क्या ये आर है? क्या ये आर है? क्या F फोर्स अंदर है? भाई डायग्राम में ऊपर लिख लेंगे, एक्चुअल में क्या है? अंदर है। ये देखना, ये आर है, फोर्स कहाँ पे है? अंदर। अंगूठा कहाँ पे जा रहा? ऊपर। अंगूठा कैसे जा रहा? ऊपर। अब ये दूसरे हिस्से पर आ, क्या ये आर है? ये दूसरे हिस्से की बात कर रहा है, क्या ये आर है? ये फोर्स अंदर थी, ये फोर्स बाहर है। क्या अंगूठा भी ऊपर है? यानी दोनों टॉर्क कैसे? सेम डायरेक्शन में। दोनों टॉर्क कैसे? इसके लिए क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। हाँ या ना? तो एक्सटर्नल टॉर्क हो गया, दोनों को ऐड करते FL। अरे FL हो गया ना। अब इस एक्सटर्नल टॉर्क के कारण क्या हुआ? इस टॉर्क के कारण लाइट बार, हाँ सही बोल रहा तू, लाइट बार along with wire starts rotating। सही लिखा क्या? लिखा। इस टॉर्क के कारण ये लाइट बार घूमेंगी, तो ये लाइट बार से कौन अटैच है? स्टील वायर या जो भी वायर है वो भी घूमना चालू हो जाएंगे। क्या ठीक है भाई? ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई रोटेट होंगे। अब स्टार्टिंग में तो कोई रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं था, लेकिन जैसे जैसे रोटेट होगा क्या रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा? तो भाई एज थीटा इंक्रीजेस रिस्टोरिंग टॉर्क आल्सो इंक्रीजेस। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रिस्टोरिंग टॉर्क और एक्सटर्नल टॉर्क दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। रिस्टोरिंग टॉर्क और एक्सटर्नल टॉर्क दोनों क्या हो जाएंगे? हाँ या ना? अब वो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? K थीटा टॉर्जनल कांस्टेंट इनटू थीटा। एक्सटर्नल टॉर्क क्या था? FL, है कि नहीं? अब F कितना है? GMM by d स्क्वायर इनटू L। क्या ठीक है? तो देख K थीटा d स्क्वायर अपॉन MML इक्वल G। बेटा G की वैल्यू तो आपको निकालना है, G की वैल्यू तो हमको क्या क्लियर है? क्या देखो K पता है? भाई पता है, मैंने डाटा क्वेश्चन किया तो देखो पता है। क्या देखो थीटा पता है? हाँ, इसके ऊपर क्या करते हैं? सब मिरर लगा लेते हैं। इधर कैसा मिरर लगा देंगे, यहाँ से एक लाइट रेस में फॉल करेंगे तो लाइट रेस से रिफ्लेक्ट होती है, आपने होती क्या नहीं होती? जब ये वायर घूमेंगे तो कैसे मिरर भी घूमेगा, जब मिरर घूमेगा तो क्या इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। बस यहाँ से थीटा पर पता लगता है। ठीक है कि नहीं? अच्छा भाई सही है ना? जब ये ऐसी उंगली थी, यहाँ पे मिरर लगा है, या भी ऐसे घूम गए तो क्या मिरर भी घूम गया? तो भाई पूरी एंगल तुमको पता चल जाएगा कितना घुमा। ठीक है? तो देखो थीटा पता है, डी देखो पता है। अरे भाई रखने वाला तो तू ही है, कितने दूर रखा, इधर इधर रख, इधर रख, इधर रख। डी भी देखो पता है। क्या भाई? मास पता है, बिल्कुल तूने लाया था। क्या ये लेड स्क्वायर का मास पता है? उसको भी लाने वाला तू है। और रॉड की लेंथ देखो पता है। तो देखो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी? पता हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने ये रीडिंग ऐसी लिए थे, ऐसी रीडिंग लिए थे ना, तो हम लोग चल इसको बोलते हैं कि इससे जो वैल्यू आई वो G1 है, इससे जो वैल्यू आई G1 है। अब ऐसा ही बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये जिसको सामने रखे थे अब उसको क्या रख देंगे? पीछे। और जिसको पीछे रखे थे उसको क्या रख देंगे? सामने। और इससे एक वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू आएगी G2। और जो हमारा फाइनल वैल्यू है G का, वो इन दोनों G1 और G2 का क्या रहेगा? एवरेज। क्या रहेगा? एवरेज। क्या भाई क्लियर है? अब देखो बेटा, ये भाई साहब पूछ रहे क्या करेंगे, मास अलग अलग लेता तो क्या जी की वैल्यू अलग अलग आती? तू मास अलग अलग लेता, सपोज तूने मास को बढ़ा दिया, एम को बढ़ाया, एम को बढ़ाने से कौन बढ़ेगा? भाई जब तूने एम को बढ़ा दिया तो फोर्स बढ़ जाएगी, फोर्स बढ़ जाएगी। अब जब फोर्स बढ़ जाएंगे तो एक्सटर्नल टॉर्क बढ़ जाएगा।
एक्सटर्नल टॉर्क बढ़ेगा तो जो पहले इतना घूम रहा था 1 डिग्री, अब ये 2 डिग्री घूमेगा, ये थीटा भी तो बढ़ेगा। यानी इस साइड f बढ़ा तो इस साइड थीटा बढ़ेगा, फर्क क्या होगा? हाँ, जो ये पहले f था तो ये थीटा था, तो इसको 2f कर तो ये 2 थीटा हो जाएगा। फर्क क्या होगा? कुछ भी नहीं। फिर से 2 2 कैंसिल, ये इक्वेशन लागू हो गया। इसको आधा कर दे, ये भी आधा हो जाएगा, फिर से 2 2 कैंसिल, इक्वेशन एप्लीकेबल। क्लियर है? और ये जो g की वैल्यू है ना, ये बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, धरती से यूनिवर्स। जब तू दूसरे यूनिवर्स में चल जाएगा, जब ये वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है बेटा, वो मास उस टाइम पे इस पे डिपेंड ही नहीं करते। क्या बात समझ में आई? तो मासेस को बढ़ाएगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सटर्नल टॉर्क बढ़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क बढ़ेगा तो स्ट्रेन टॉर्क बढ़ेगा, यानी थीटा बढ़ जाएगा। ये तो डिपेंड नहीं करता, ये तो कांस्टेंट है। क्या ठीक है? अब बताओ, स्कूल टीचर ने कराया क्या तुमको ये ग्रेविटी? ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। भाई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो अगर दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है तो जो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रेविटी। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अगर उनका मास है तो अगर उन दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है तो हम बोलेंगे कि ये जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या है? ग्रेविटी। तो लिखो भाई ग्रेविटी अरे 11th का है वो, यही होता है जब बहुत दिन अपन पढ़ाई बंद करके रखो ना। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, gravity is the force of attraction exerted by earth, exerted by earth towards its center, exerted by earth towards its center on a body line, on a body line on or near the surface of earth। ठीक है, इतना घुमा फिरा के बोलने से अच्छा सिंपल डेफिनेशन में तुमको बताया। Any two objects which are having mass, they attract each other, and if one of the object is earth, then the force of attraction between them is known as gravity। सिंपल, इतना कौन घुमा के लिखेंगे। नेक्स्ट लिखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब भाई देख, तो ये बात अच्छे से जानता कि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास, ये तो जानता है। अब भाई अगर ये फोर्स ग्रेविटी वाली फोर्स है, मतलब दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। और ये जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? फोर्स पर यूनिट मास जो धरती लगाती ऑब्जेक्ट पर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? फोर्स पर यूनिट मास जो कौन लगाती? धरती। किस पे लगाती? ऑब्जेक्ट पर। और उसकी वैल्यू जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लिखो भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity is defined as the force of gravity, acting on unit mass, of the body placed on or near the earth surface, placed on or near the earth surface। ऊपर देखो भाई,
गुड मॉर्निंग सर। सीनियर का बड़ा होता है। जैसे भाई हमारी अर्थ है, ये हमारी हाँ ये अर्थ है जिसका रेडियस है r और मास है m। ठीक है, धरती माता का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर इतना होता है। ठीक है, अब भाई सुन, ये बार बार क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट ऑन ऑन इन्हें धरती पे रखा है, कहाँ रखा है? या धरती के नजदीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम अगर 2-4 मीटर की बात करें तो 2-4 मीटर की 64 लाख मीटर के सामने कोई कीमत नहीं है। तो अगर मैं धरती के सरफेस से 100 मीटर 1000 मीटर भी बोलूं तो हम बोलेंगे धरती के सरफेस के नजदीक है और मैं उसकी हाइट 0 ही मान लूंगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये धरती के ये डिस्टेंस देख रहे हैं हम लोग धरती के सेंटर से, तो इसका डिस्टेंस अलग है और इसका डिस्टेंस अलग है। लेकिन मैं बोलूंगा कि दोनों का डिस्टेंस कितना है? r है, क्योंकि ये जो r के मुकाबले 100 मीटर है ये बहुत कम है। इसके लिए बोलते रहता ऑन और नियर दी सरफेस। 5000 10,000 मीटर ऊपर चल जाए तो फिर कहानी अलग हो जाती है। तो ये देखिए हमारी धरती माता है, इसका मास है कैपिटल है, रेडियस है r, और ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल है। तो मान ली कि ये ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑन और नियर द अर्थ सरफेस। वो ठीक है कि नहीं? पक्का? क्या धरती माता इस पे फोर्स लगाएंगे? क्या धरती माता इस पे फोर्स लगाएंगे? बोल कितना फोर्स लगाएंगे? वाह, पूरी कहानी खत्म कर दी तुमने। डेरिवेशन का आखिरी स्टेप बोल दिया सीधा। अरे न्यूटन अंकल ने लॉ क्यों दिए तुमको? न्यूटन लॉ से बोलो कितना रहेगा? जी दोनों के मासेस का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों के रेडियस नहीं दे पगले, दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है क्या नहीं? मैंने आर क्यों लिया? ये तो आर से ज्यादा है, आर से, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत। जैसे हम दुकान पे गए 1-2 लाख का सामान लिए, उसने बिल बना के दिया 1 लाख रुपए 100, 1 लाख रुपए और 2 रुपए, तो हम 2 रुपए देते उसको ऊपर के, बोलते हैं 1 लाख के सामने 2 क्या है? वैसी बात है, समझ में आ रहा? तो इसके लिए आर क्या ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहता है? अभी पढ़ा तुमने, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास। भाई ये फोर्स किस पे लग रही है? ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे नीचे क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट का मास लेंगे। जिस पे फोर्स लग रही, अबे धरती पे भी फोर्स लग रही, टू एवरी एक्शन हमने पढ़े, ठीक है कि नहीं? लेकिन धरती का मास इतना ज्यादा है कि जो उसमें एक्सेलरेशन आता है 0.00000, उसके बारे में बहुत कम रहता। तो धरती ऑलमोस्ट कैसे लगती है? रेस्ट में ही है। बात समझ में आई? अब F कितना है? क्या सही लिखा है? M ने M को, ये आ गया तेरा Gm/r²। लेकिन कब का फॉर्मूला? जब ऑब्जेक्ट धरती पर है या उसके नजदीक है। अगर बहुत ऊपर चल गया तो फिर नहीं लगेगा फॉर्मूला, या धरती के अंदर भी घुस गया तो फॉर्मूला लगने वाला नहीं। अब सुन भाई, क्या G की वैल्यू तू जानता? 6.67 into 10 to the power -11। क्या मास ऑफ अर्थ जानता? 6 into 10 to the power 24 kg। क्या रेडियस ऑफ अर्थ जानता? 6.4, 1 2 3 4 5 6। क्या भाई ठीक है? अब कैलकुलेशन करते थे, G की वैल्यू आएगी 9.81 मीटर पर, लेकिन बहुत सारे केस में हम लोग क्या मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं। वैसा काम नहीं चलेगा, वो हम लोग अप्रोक्सीमेट मानते हैं। इसकी वैल्यू थोड़ी भी कम ज्यादा हुई तो बहुत सारे फेनोमेना पे असर पड़ेगा इसका। अगर G की वैल्यू कम हो गई ना तो जो तू 1 मीटर कूदता तो 3-4 मीटर जंप मार पाएगा। और अगर G की वैल्यू अगर ज्यादा बढ़ गई ना, डबल हो गई, तो शायद तू धरती के सरफेस से अपना एक पैर भी नहीं उठा पाएगा। समझा भाई? तो वो लोग हम लोग कर लेते उसको 10, लेकिन ऐसा नहीं ना, जो जब तू बड़ी क्लासेस में जाएगा तो एक्यूरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या ठीक है?